नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप लोगों को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर्स का 22 अक्टूबर 2022 का डेली न्यूज़ एनालिसिस या करंट अफेयर्स, जो भी आप समझिए। इस वीडियो में आपको हर न्यूज़ से एक्सट्रैक्ट करके जो भी इम्पोर्टेंट है आज के डेट का, सभी चीज़ यहाँ उपलब्ध किया जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। और ये क्वेश्चन आंसर पैटर्न में किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली टेकन आउट ऑफ FATF ग्रे लिस्ट? इसका आंसर है पाकिस्तान। अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल एक्शन टैक्स फोर्स जो एजेंसी है, उसका जो ग्रे लिस्ट है, आगे चल के हम पढ़ेंगे ग्रे लिस्ट क्या है। तो इससे पाकिस्तान को हटा दिया गया है। चलिए देखते हैं पहले FATF क्या होता है। FATF क्या होता है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टेब्लिश किया गया था, किस लिए ना, टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर फॉर कॉम्बैटिंग money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system। इसको हिंदी में अगर समझेंगे तो क्या एक लाइन में होता है कि ऐसा एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है FATF, जो कि किसको कर्व करने के लिए, मतलब रोकथाम के लिए है ना, इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट को बढ़ावा देने के लिए या टेररिस्ट को सहयोग करने के लिए, हेल्प करने के लिए, इन ऑर्डर टू ग्रो देम। वो क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करते हैं, किस तरह से सपोर्ट करते हैं, आर्म सपोर्ट या फिजिकली सपोर्ट या सोशल सपोर्ट और फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करने पर रोकथाम के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। और ये फॉर्म कब हुआ ना, 1989 में G7 समिट which was held in पेरिस। तो G7 समिट का पेरिस समिट में ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फॉर्मेशन हुआ था। और इंडिया कौन सा अटेंड किया था ना, 32nd स्पेशल यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, अभी जो रिसेंटली हुआ है, एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म, इकोनॉमिक यूरेशियन ग्रुप ऑफ कॉम्बैटिंग EAG, याद रखिएगा, अंडर द आइजिस ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वर्चुअली मतलब बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अभी जो रिसेंटली 32nd का जो स्पेशल यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल टेररिज्म का जो प्लेनरी मीटिंग हुआ था, उसमें इंडिया सपोर्ट किया था। इंडिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया था कि वो ग्रे लिस्ट से हट जाए करके। अच्छा, ग्रे लिस्ट क्या होता है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। ग्रे लिस्ट किसको बोला जाता है? ग्रे लिस्ट, इसका 2 लिस्ट होता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो 2 लिस्ट में बांटता है। जो भी थ्रेट होते हैं टेररिज्म के प्रति या टेररिज्म को बढ़ाने के लिए या इंटरनेशनल पीस के अगेंस्ट में जो थ्रेट होते हैं उनको। तो पहला लिस्ट है ग्रे लिस्ट, FATF ग्रे लिस्ट। कंट्रीज कंसिडर एज सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग, टेरर को फंड करता है, एंड मनी लॉन्ड्रिंग मतलब एक स्रोत से, एक सोर्स से अन्य सोर्स तक और एक सोर्स तक पैसा जो पहुंचाता है, माध्यम क्या रहता है, दूसरा माध्यम, बट ये खर्चा होता है किसी और कारण के वजह से, इसलिए बोला जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग होता है। are put on the FATF grey list. This inclusion serves as a warning to the country that it may enter the blacklist. ये जो ग्रे लिस्ट होता है एक वार्निंग होता है पहले कि आप अगर इसको रोकथाम नहीं करेंगे, आप अगर टेररिस्ट को बढ़ावा देने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सपोर्ट मेजर है उसको कम नहीं करेंगे, उनको फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल करेंगे, तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ब्लैक लिस्ट मतलब क्या होता है, इससे और सीवियर। अगर ब्लैक लिस्ट में कोई कंट्री को FATF उसमें
डाल देता है तो उसमें क्या होता है ना, यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से अगर कोई लोन लेना है या कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना है इन केस ऑफ इमरजेंसी, उसके ऊपर रोकथाम लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। पाकिस्तान वाज रिटेन इन द ग्रे लिस्ट और लिस्ट ऑफ कंट्रीज अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। वो उसका किस लिए रखा गया था ग्रे लिस्ट में ना, इनके जो लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे तो उनको वो कर्व करने में असमर्थ था, इसीलिए उसको ग्रे लिस्ट में रख दिया गया था। बाकी इसका जो डिटेल्स एफएटीएफ क्या है, कब, पूरा डिटेल्स वीडियो हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका एक सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा पार्शियली। बट अभी जो है हम मोटा मोटी तौर पर जानते हैं करंट के ऊपर कि क्या क्या कितना कितना ज़रूरी है। बाकी इतना जो नॉलेज है इतना सफिशेंट है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। आज ऑफ जनवरी 2021 देयर आर 39 मेंबर्स इन FATF। टोटल मेंबर कंट्रीज कितना है FATF के? 39। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2010। ये सब शॉर्ट बीट है, इसको याद रखिएगा। इंडिया कब मेंबर हुआ? जून 2010 में। और इसका आज ऑफ जनवरी 2021 कितना मेंबर है ना? 39 मेंबर है। और इट हैड अर्लियर एक्वायर्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन FATF इन 2006। पहले 2006 में ये FATF का ये ऑर्गेनाइजेशन तो फॉर्मेशन हो गया। कब फॉर्मेशन हो गया था आपका? 1989 में। बट 1999 में ये फॉर्मेशन हो गया था। बट फिर लेकिन इंडिया 1989 में इसका मतलब पार्ट नहीं था। पहले इसको ऑब्जर्वर स्टेटस में रखा गया 2006 में, फिर उसके बाद 2010 में ये कम्प्लीटली एक मेंबर हो गया। फिर देखिए अभी ऑब्जर्वर स्टेटस में कौन है? इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया के अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जर्वर स्टेट्स है। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस में। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बुसान कोरिया में। और कोई रीजनल ऑफिसेस नहीं है, याद रखिएगा ये सब चीज़। अगर बता दे क्वेश्चन डाल देगा कि इसका 2 रीजनल ऑफिस है या 7 गो रीजनल ऑफिस है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला बिट याद रखना है, FATF क्या है? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मेशन हुआ था 1989 में। इंडिया पहले ऑब्जर्वर स्टेटस था 2006 में, फिर 2010 में परमानेंट स्टेटस हुआ। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। बुसान कोरिया में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। नो अदर ऑफिसेस। और पाकिस्तान जो है इसका ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट क्या होता है? एक वार्निंग होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल करिए, या अपना जो देश में जो भी अपना कंट्री में जो भी टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है बाय फाइनेंशियली, उसको रोकथाम करिए। अदरवाइज आपको हम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो ब्लैक लिस्ट में डालने से क्या होगा ना, फाइनेंशियली जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ से जो सपोर्ट मिलता है उसको आपको रोक लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। FATF ब्लैक लिस्ट जो है इज ए लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट आर कंसिडर नॉन कोऑपरेटिव। वो कोऑपरेट नहीं करते हैं इन द ग्लोबल एफर्ट टू कम्बाट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को। ये बात तो समझ गए होंगे। इट इज़ ऑफिशियली नोन एज हाई रिस्क जुरिडिक्शन सब्जेक्ट टू ए कॉल फॉर एक्शन। मतलब अगर किसी कंट्री को हमने मतलब FATF के द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है तो ये हाई रिस्क माना जाता है। और द करंट FATF ब्लैक लिस्ट ओनली 2 कंट्री को है। कौन कौन है? एक ईरान है और एक नॉर्थ कोरिया है। याद रखिएगा ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था बट उसको अभी हटा दिया गया है। ब्लैक लिस्ट में 2 ही कंट्री है, एक ईरान है और नॉर्थ कोरिया है। ये हो गया क्वेश्चन 1 के बारे में। बाकी अगर डिटेल्स FATF के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, हम इसका सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, वेयर यू कैन फाइंड पाखरो टाइगर सफारी इन इंडिया। याद रखिएगा पाखरो टाइगर सफारी ये कहाँ पर है ना, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। ये आप क्वेश्चन आंसर जस्ट याद रखिए करंट के ऊपर, बाकी हम डिटेल्स बता रहे हैं। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्यों अभी न्यूज़ में आया था? पहले देखते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये फॉर्मेशन हुआ था 1936 में।
दोस्तों ये जो वीडियो है यूपीएससी लेवल का वीडियो है, उसमें स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आएगा, तो इसका डिटेल्स आपको जानना जरूरी है। इसीलिए सबके ऊपर उसका जो हिस्ट्री, बायोग्राफी, पहले क्या था, कब कन्वर्जन हुआ था, इसके बारे में डिटेल्स हिस्ट्री हम दे रहे हैं और करंट का क्या स्टेटस है मोटा मोटी तौर पर। बाकी इसका जो भी टॉपिक है उसका जो स्पेशलाइजेशन वीडियो बनेगा उसमें हम आपको डिटेल्स और भी जानकारी दे देंगे। तो इसमें आप करंट प्लस उसका डिटेल्स याद रखिए दोनों। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1936 में और ये है लोकेटेड इन नैनीताल उत्तराखंड में एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। और भी याद रखिए इट इज़ इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क ऑल्सो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। ये पहला इंडिया का टाइगर रिजर्व है। फॉर्मेशन हुआ था 1936 में। नेक्स्ट ये एरिया किसको मिला के है? कॉम्बाइन एरिया ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क या संजय नेशनल पार्क और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ छत्तीसगढ़ हैव बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 53rd टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है? संजय नेशनल पार्क और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ छत्तीसगढ़, ये दोनों को अभी टोटल इंडिया में कितना टाइगर रिजर्व है? 53 टाइगर रिजर्व है। तो जो 53rd वाला फर्स्ट टाइगर रिजर्व तो हम याद रख लिए कौन कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और अभी जो है अभी तक का कितना टाइगर रिजर्व है? 53 टाइगर रिजर्व है। और जो 53 वाला है दोनों को मिला हुआ, एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क को और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को छत्तीसगढ़ में है। याद रख लिया। अब यार पाखरो टाइगर सफारी कहाँ है ना? ये उत्तराखंड जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1936 में और ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, पहला टाइगर रिजर्व भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेयर यू कैन फाइंड चोलिस्तान डेजर्ट। याद रखिए चोलिस्तान डेजर्ट आपको कहाँ मिलेगा? ये है आंसर है पाकिस्तान। ये न्यूज़ में क्यों आया है? देखिए जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक पक्षी है में हैव बीन फ्लोन टू चोलिस्तान रिजर्व इन पाकिस्तान। ये अभी रिसेंटली कहाँ मिला है ना? पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस के नज़दीक में जो है पाकिस्तान, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर में हमारा पंजाब बॉर्डर है। तो वहाँ से कुछ जो हमारा राजस्थान और पंजाब बॉर्डर, जो पंजाब मतलब कौन सा पंजाब? वेस्टर्न पंजाब, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पर कुछ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है वो मिला है। तो इसका मतलब साइंटिस्ट लोगों का या जीवविद जो है उनका कहना है कि ये शायद, क्योंकि ये वहाँ ज़्यादातर मिलते नहीं है, बट यह अगर 2-3 मिला है तो इनका कहना है कि ये राजस्थान जो हमारा, वो राजस्थान में जहाँ पाया जाता है, डिटेल्स देखिएगा, इसके आगे पढ़ाते हैं हम, तो वो यहाँ से उड़ के वहाँ चले गए हैं करके। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है पाकिस्तान और इंडिया दोनों में। टोटल 159 नंबर्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज इन राजस्थान। वर्ल्ड का 90% ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है राजस्थान में पाया जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? ये देहरादून एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। और एक संस्था है जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है। ये क्या है? कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाज डन टू इंक्रीज देयर नंबर, क्योंकि ये विलुप्त होने वाले हैं, टुवर्ड्स विलुप्त जो बोलते हैं, एंडेंजर्ड है। तो इसलिए क्या किया गया है ना, इसका कुछ कैप्टिव मतलब कैप्टिव में रख के मतलब सीक्रेटली इसके ऊपर कोई पक्षी या और कोई संस्था या और कोई जीव का जैसे इफेक्ट ना पड़े, तो इसलिए उसको कैप्टिवली रखा गया है। कहाँ पर? ये 2019 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में है, वहाँ पर 50 कुछ 24 नंबर्स 2009 में उसको ब्रीड करने के लिए रखा गया है।
और ये किसके द्वारा सपोर्टेड है? इट इज सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल फंड फॉर हौबारा कंजर्वेशन जो यूएई में है। इसको सपोर्ट कौन किया है ना? हौबारा कंजर्वेशन सेंटर जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या मीनिंग है हौबारा। हौबारा मीनिंग क्या है? ये आइदर ऑफ टू लार्ज बस्टर्ड, तो जो लार्ज वर्ल्ड में दो लार्ज बस्टर्ड जो पक्षी मिलते हैं, एक है चाला मायोडोटिस अंडुलाटा और दूसरा है माक्यूनिल ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। ये पाया जाता है नॉर्थ अफ्रीका में और एक पाया जाता है साउथ वेस्ट एशिया में एंड कैनरी आइसलैंड में। तो हैविंग ए ब्राउन एंड वाइट बॉडी एंड ब्लैक एंड वाइट प्लम्स विजिबल ऑन द हेड एंड थ्रोट ड्यूरिंग द कोर्टशिप डिस्प्ले। जब कोर्ट्स को बाहर डिस्प्ले करता है तो ऐसे कलर में पाया जाता है। तो हम जनरली याद रखेंगे कि हौबारा मीनिंग क्या है ना? लार्ज बस्टर्ड को डिनोट करता है। और ये कहाँ पर है ना? यूएई में। ये लैंग्वेज कहाँ पर यूज़ किया जाता है ना? हौबारा जो यूएई का। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हिच स्टेट हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम द जनरल कंसेंट ऑफ सीबीआई। तो ये जनरल कंसेंट ऑफ सीबीआई पहले देखेंगे। पहले देख लेते हैं क्या हुआ है रिसेंटली। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, मिजोरम एंड मेघालय, टोटल 9 कंट्री जो है इन्होंने अभी तक जनरल कंसेंट जो है सीबीआई का वो विड्रॉन कर लिया है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है इसको रिस्टोर कर लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितना हो गया ना? 8 हो गया जिन्होंने जनरल कंसेंट को अभी तक विड्रॉ किया है। ये करंट का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पहले थोड़ा शॉर्ट में जानते हैं जनरल कंसेंट क्या है। सीबीआई जो है वो सेंट्रल एजेंसी है। ये फॉर्मेशन हुआ था दिल्ली पुलिस स्टेट स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत और इसके अकॉर्डिंगली टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किसके अंडर में है ना? स्टेट के अंडर में है। तो ये दो एक सेंट्रल एजेंसी है, तो ये डायरेक्टली जाके स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर में इंटरवेन नहीं कर सकता है। तो इसको कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन पर ये इंटरवेन करेगा। तो कंडीशन पहले क्या है ना? फर्स्ट कंडीशन है कि स्टेट से परमिशन मांगेगा। आपका जो मतलब मान लीजिए सेंटर बोलेगा एक स्टेट को कि आपके द्वारा पुलिस के द्वारा आपके जो पुलिस है वो ठीक से कर नहीं पा रही है इंटरोगेशन, या ठीक से कोई केस को सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें रिक्वेस्ट करके, अगर स्टेट खुद रिक्वेस्ट करता है नहीं सीबीआई आए और इसका सही तरह से जांच करे, इस कंडीशन पर इसको दिया जा सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है ना? कोर्ट जो है जुडिशरी देखेगा कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ठीक नहीं है और स्टेट पुलिस कोई काम को नहीं कर पा रहा है, तो अपने आप ऑर्डर देगा कि सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया जाए करके। ये एक कंडीशन है। और एक कंडीशन क्या है? जनरल कंसेंट। सीबीआई अपने आप आके खुद से आके कोई भी केस को टेक ओवर ले लेगा। तो ये जनरल कंसेंट कोई स्टेट राजी नहीं होते हैं कि ये सेंट्रल एजेंसी हमारे स्टेट में आके क्यों इंटरफियर करे। तो इस कुछ पॉलिटिकल इफेक्ट रहता है, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इसको बोला जाता है जनरल कंसेंट। जो नॉर्मल कंसेंट मतलब सहमति। तो अगर जनरल कंसेंट है तो कोई भी स्टेट में जाके सीबीआई अपने आप कोई केस को अपने आप टेक ओवर कर सकता है। तो मेघालय बिकम द न्यूएस्ट स्टेट टू विड्रॉ जनरल कंसेंट टू द सीबीआई फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो मेघालय जो है न्यूएस्ट है अभी रिसेंटली। और जो फर्स्ट स्टेट है जो कौन होता है? जो फर्स्ट स्टेट वाज मिजोरम इन 2015 में। जो फर्स्ट स्टेट पहले जनरल कंसेंट को हटाया था, विड्रॉ किया था, मिजोरम। और लास्टेस्ट स्टेट है मेघालय। और टोटल नंबर ऑफ स्टेट था 9, बट अभी महाराष्ट्र ने विड्रॉ कर लिया है। मतलब महाराष्ट्र में अपने जनरल कंसेंट को रिस्टोर कर लिया है, मतलब वहाँ पर जनरल कंसेंट अभी लागू होगा फिर से। तो टोटल स्टेट हो गया 8 स्टेट। याद रखिएगा ये चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। अच्छा अभी पढ़िए। दी विड्रॉल ऑफ
जनरल कंसेंट क्या डिनोट करता है? अगर कोई जनरल कंसेंट को डिनोट में अभी जो बता रहा था क्या होगा? द सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज टू सीक प्रायर स्पेसिफिक परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ऑपरेटिंग इन द स्टेट। वो स्टेट में ऑपरेट करने के लिए या कोई केस को हैंडल करने के लिए प्रायर परमिशन चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का। द कंसेंट डज नॉट रिक्वायर CBI इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑर्डर बाय द कोर्ट। लेकिन ये जनरल कंसेंट नहीं होते हुए भी अगर कोर्ट ऑर्डर करता है तो उसको जाके CBI को जाके इंटरवेन करना पड़ेगा। उसमें जनरल कंसेंट का कोई अथॉरिटी या जनरल कंसेंट का कोई सवाल नहीं होता है। लेकिन जब तक CBI के पास जनरल कंसेंट नहीं है कोई स्टेट का, तो अपने आप जाके कोई स्टेट में कर नहीं सकता कोई भी इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर जुडिशियरी उसमें इंटरवेन करता है तो उसमें ये जनरल कंसेंट का कोई सवाल नहीं होगा और कर सकता है जाके विदाउट जनरल कंसेंट भी। अगर जुडिशियरी इंटरवेन करता है तो विदाउट जनरल कंसेंट भी जाके CBI कोई भी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये चीज़ को याद रखिए। इसलिए द कंसेंट डज नॉट रिक्वायर फॉर CBI इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑर्डर बाय द कोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state has given जन आधार कार्ड्स टू ऑर्फन चाइल्ड? ऑर्फन कैसे? ऑर्फन मतलब जिसके माँ बाप मर जाते हैं। तो किस लिए मर गए थे ना? ड्यू टू कोविड-19 में जो बच्चे ऑर्फन हो गए थे उनको कौन जन आधार कार्ड दिया है अभी ना राजस्थान में। किस लिए दिया गया है? क्योंकि जन आधार कार्ड जैसे हमारा इलेक्शन कार्ड है तो वैसे राजस्थान में जन आधार कार्ड है। उसके तहत क्या होता है कि उनको सारे फैसिलिटीज़, राशन मिलना, कोई इंश्योरेंस क्लेम करना या कोई एडमिशन लेना स्कूल में, ऐसे जो भी उस सरकार के द्वारा, उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फैसिलिटीज़ दिया गया है वो सब मतलब लेने के लिए आपको जन आधार कार्ड की ज़रूरत है। तो ये पहला स्टेट है राजस्थान जो कि जन आधार कार्ड जो ऑर्फन बच्चे हैं जो कोविड-19 में जिसके मम्मी पापा फादर मदर एक्सपायर कर गए थे उनको दे रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेम दी 3 साइट्स वेयर यू कैन फाइंड ए थ्राइविंग इकोसिस्टम फॉर ग्रीन मुनिया। ये ग्रीन मुनिया क्या है पहले देखते हैं। पहले आंसर इसका दे देते हैं। थ्राइविंग मतलब होता है बहुत बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो एक है माउंट आबू राजस्थान में, सेंट्रल इंडिया में जैसे MP छत्तीसगढ़ जो ये सेंट्रल एरिया, आंध्र प्रदेश में, और गुड़ीसा रिजर्व फॉरेस्ट ग्रासलैंड। यहाँ पर हम जनरली इसको पाया जाता है ग्रीन मुनिया को। फिर नेक्स्ट चलिए देखते हैं ग्रीन मुनिया है क्या चीज़। देखिए यहाँ पर हम पिक्चर लगाए हुए हैं। ये ग्रीन मुनिया जो है ये है उसका पिक्चर। इसको ग्रीन आबाद भी बोला जाता है और इसका जो जियोलॉजिकल नेम मतलब एक साइंटिफिक नेम भी रहता है, एक जियोलॉजिकल नेम भी रहता है। मतलब नॉर्मल तो हम बोलेंगे कि ये मुनिया पक्षी है तो हम जान जाएंगे, बट बॉटनिकल ये दो एक क्या बोलते हैं एनिमल होता है तो इसका जियोलॉजिकल नेम होता है। मतलब साइंटिफिकली इसको नेम रखा जाता है। अगर हम बायोलॉजी बुक में जाके पढ़ेंगे तो इसका नाम मुनिया नहीं होगा, इसका नाम हो क्या अमानडाबा फॉर्मोसा। ये इसका नाम भी याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो ये ग्रीन मुनिया क्या है? एक शेड्यूल 1 पक्षी है। शेड्यूल 1 पक्षी वही कोई उसके ऊपर स्टाम्प नहीं लगाया जाता है। शेड्यूल 1 किसके तहत किया जाता है ना? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 में। एक्चुअली जो पहले है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको कुछ अमेंडमेंट किया गया है 2022 में। तो इसके तहत इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 मतलब क्या होता है ना? शेड्यूल 1 मतलब हो जाता है इसको एक्स्ट्रा केयर दिया जाता है। इसको हम प्रे नहीं कर सकते, प्रे मतलब इसका शिकार किया नहीं जा सकता है, और सीवियर अगर शिकार किया जाएगा पकड़े जाओगे तो सीवियर पनिशमेंट है, और इसको स्पेशल केयर करके इसको अलग से रखा जाता है। तो ये शेड्यूल 1 में आता है। और रेड लिस्ट ऑफ IUCN और आपका
जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके लिए अलग से वीडियो बन रहा है, उसमें आप देख लीजिएगा। IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसमें रेड लिस्ट में रखा गया है। रेड लिस्ट मतलब वही होता है कि बहुत सीवियरली उसको इसका जो संख्या है बहुत कम होते जा रहा है, तो इसलिए इसको स्पेशल कैटेगरी चाहिए। नेक्स्ट है और कुछ इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, जैसे सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचर, SCWAN, ये कहाँ है? हैदराबाद में है, और ये एक NGO है। ये भी जो पशु पक्षी संरक्षण में ये NGO बहुत कोऑपरेटिव करता है, तो इसका भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि SCWAN क्या है और ये कहाँ है, तो हैदराबाद में। नेक्स्ट ले क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच विलेज इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया ऑन द इंडो चाइना फ्रंट। देखिए लास्ट विलेज हम बोलेंगे कि तमिलनाडु में लास्ट विलेज कहाँ है, तो और उसको बोल देंगे कि हम मना विलेज है, ऐसे नहीं। जो इंडो चाइना फ्रंट है उसमें सबसे लास्ट वाला गांव कौन सा है ना? ये मना विलेज है। कहाँ है ये? उत्तराखंड में है। अभी रिसेंटली वहाँ प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ था, तो ये रिसेंटली करंट न्यूज़ में है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। मना विलेज जो है ये एबव 3200 फीट में है और बैंक ऑफ सरस्वती रिवर का जो तट पर ये स्थित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माना विलेज कौन सा नदी के तट पर है ना? सरस्वती रिवर के। अराउंड 5 किलोमीटर फ्रॉम दी फेमस हिंदू पिलिग्रिमेज सेंटर बद्रीनाथ। ये बद्रीनाथ सेंटर से 5 किलोमीटर के अंदर में है। ये ब्यूटीफुल hamlet is 24 किलोमीटर फ्रॉम द इंडो चाइना बॉर्डर, मेकिंग इट द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये लास्ट विलेज क्यों बोला जाता है ना? इसके आगे और कोई इंडिया का विलेज नहीं मिलेगा, और ये इंडो चाइना बॉर्डर से 24 किलोमीटर दूर में है, और ये देहरादून से 5 किलोमीटर है, बद्रीनाथ से सॉरी, और ये एबव 3200 फीट में है। तो याद रखिएगा, ये सब चीज़ याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ये सब चीज़ जो न्यूज़ अभी पढ़ रहे हैं हम, ये अभी करंट में हो रहा है। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस से जो एक्सट्रैक्ट करके जो भी इम्पोर्टेंट लगा वही क्वेश्चन यहाँ दिया जाता है। इसलिए हम एक दिन के बाद वीडियो बनाते हैं, ताकि सबका एक्सट्रैक्ट लेके जो जो इम्पोर्टेंट है SSC, UPSC और स्टेट PCS के लिए वो सब चीज़ हम दिया जाता है। और बाकी जो चीज़ रह जाता है, हम अगर करंट पढ़ा रहे हैं और इसके ऊपर अगर डिटेल्स एनालिसिस कोई टॉपिक के ऊपर करने लगे तो इतना टाइम नहीं होगा। तो डिटेल टॉपिक के लिए हम लास्ट में एक नोट करके कुछ सब्जेक्ट देते हैं, और बाकी जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर आप लोग को चाहिए डिटेल्स तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय, ये सबको पता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है जो PM जवाहरलाल नेहरू कब ना जिस दिन इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, तो उसी दिन सुबह ये उसका डिटेल्स स्टडी किए थे। तो इस बुक को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू लिखे थे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ है जिसके बारे में ये न्यूज़ में आया है कि इसमें कुछ भागवत गीता का कुछ टर्म्स है इसमें आया हुआ है। अभी एक रिसेंटली कोई मिनिस्टर है, अभी उनके बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मैटर है। उन्होंने कुछ मिनिस्टर के अगेंस्ट पे कि जिहाद इंडियन गीता भागवत में भी है करके कुछ रिमार्क्स दिए थे, तो उससे ये टर्म आया है। हो सकता है कि क्वेश्चन कभी पूछ ले, तो इसलिए हम इसको दिए हुए हैं। तो एक टर्म से ऑल पाथ लीड्स टू मी, ये गीता का एक टर्म है कि सब मुक्ति का मार्ग मेरे तरफ ही है, ये भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है। तो ये वर्ड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी ये बात बताए हुए हैं, वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो क्वेश्चन किस तरह से घुमा फिरा के भी आ सकता है कि वेयर यू कैन फाइंड द टर्म ऑफ भगवत गीता ऑल पाथ लीड्स टू मी, तो वहाँ पर आपको फिर या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स यू कैन फाइंड द टर्म्स ऑफ भगवत गीता, या इट इज़ रिलेटेड टू भगवत गीता, या हु मेंशन द टर्म भगवत गीता दिस टर्म ऑल पाथ लीड्स टू मी। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, और रिसेंटली कल्चर से कुछ क्वेश्चन ऐसे कोई एग्जाम में भी आया है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आज ऑफ नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आज ऑफ नाउ व्हिच कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ IAF इंडियन एयरफोर्स, अक्टूबर 8 अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स का जो
एस्टेब्लिशमेंट डे गया है, तो इसके तहत बहुत सारे रिसेंटली क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं इसके ऊपर। तो हो सकता है एसएससी नेक्स्ट जो सीजीएल या सीपीओ एग्जाम कर रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन आ पाए। ये एक कौन सा सुपरसोनिक कृषि मिसाइल, हाँ सॉरी, आज अपना व्हिच कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ यूएई कैरीज द सुपरसोनिक कृषि मिसाइल ब्रह्मोस। अभी इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है शायद। तो ब्रह्मोस को अभी तक जो इंडियन एयरफोर्स का कौन सा एयरक्राफ्ट है जो ब्रह्मोस को कैरी करके वो ड्रॉप करता है। देखिए कोई भी मिसाइल होता है, मान लीजिए वो मिसाइल का जो एम्यूनेशन होता है उसको ऐसे नहीं कि कहीं रखा गया और अपने आप फट जाएगा, उसको लेके कैरी करके कहीं डालना पड़ता है जहाँ आपका टारगेट एरिया है। तो एयरफोर्स के द्वारा कौन सा जो एयरक्राफ्ट है उसको कैरी करता है, सुकोई 30 MKI। तो अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन फॉर कैरिंग द ब्रह्मोस मिसाइल ऑन इंडिजिनियसली मेड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। ये तेजस जो है इंडिजिनियसली डेवलप किया जा रहा है, बट तेजस का वेट थोड़ा हल्का है। ये अभी जो करेंटली हमारा ब्रह्मोस आ रहा है उसका वेट है 2.65 टन, तो इसको इतना कैरी नहीं कर पाता है तेजस। तो इसलिए उसको कौन लेके जाता है ना, सुकोई लेके जाता है। तो बट अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, जो न्यू जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा है, उसको वेट को रिड्यूस करके 1.33 टन किया जा रहा है। ताकि जो हम लोग इसको किस लिए किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है कि आत्मभारत होने के लिए, मतलब हम सेल्फ डिपेंडेंस होने के लिए, कोई दूसरे कंट्री के ऊपर सेल्फ डिफेंस ज़्यादा ना हो, डिपेंड ना हो, इसीलिए आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए। तो हमारे इंडिजिनियसली जो डेवलप हो रहा है तेजस, तो उसको अभी यूज़ किया जाएगा किसको लेने के लिए ना, आपका जो मिसाइल है ब्रह्मोस। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक कृषि मिसाइल है। ये सुपरसोनिक मतलब जो स्पीड है साउंड का उससे एबव, और सुपरसोनिक, सबसोनिक, पैरासोनिक, इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे साउंड के ऊपर, तो उसके ऊपर साइंस में आएगा, इसके ऊपर हम डिटेल चर्चा करेंगे। द मिसाइल कैन लॉन्च फ्रॉम, हाँ, और सुपरसोनिक कृषि मिसाइल जो ब्रह्मोस है, यहाँ पर लिखा नहीं है, ये सुपरसोनिक कृषि मिसाइल ब्रह्मोस होगा। ब्रह्मोस जो है इंडियन और रसिया के दोनों के सफल मतलब कंबाइन होके ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया है। तो ये मिसाइल कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है ना, ये लैंड, सी, सबसी मतलब बैंक में या कोस्टल से, और एयर से भी इसको हम कहाँ कहाँ ड्रॉप कर सकते हैं ना, सरफेस एंड सी बेस्ड टारगेट, कोई सरफेस में या सी बेस्ड टारगेट में। सी में समंदर में कोई देश का कोई शत्रु है या कोई टैंक है या कोई मिसाइल है या कोई तो ये बोलते हैं क्या एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर कोई घुसपैठ है, तो उसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, ब्रह्मोस है सुपरसोनिक कृषि मिसाइल है, और ये इसको अभी कैरी करता है कौन, इंडिया का सुखोई कैरी करता है, बट डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन टू कैरी बाय इंडिजिनियसली डेवलप्ड तेजस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, बोलते हैं LCA। ठीक, नेक्स्ट चलिए देखते हैं, व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंड कंज्यूमर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी व्हीकल्स। देखिए एनर्जी व्हीकल्स मतलब यही नहीं कि ज़्यादा एनर्जी लेता है, एनर्जी व्हीकल वही है जो एनर्जी बचाता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इसमें क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी की यूज़ किया नहीं जाता है, तो इसको एनर्जी व्हीकल बोला जाता है। तो इसमें टॉप में कौन है ना, चाइना है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, अभी रिसेंटली इकोनॉमी में कुछ क्वेश्चन आया है। अभी देखिए नेक्स्ट चलिए फैक्ट ऑफ द डे, कुछ फैक्ट्स है उसको हम याद रखते हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर 50 करोड़ स्कीम लाए हैं टू रिड्यूस स्टबल बर्निंग। स्टबल मतलब पता है क्या है, स्टबल मतलब जब हम चावल का खेती किया जाता है, चावल निकलने के बाद, चावल का पेड़ से ऊपर से उसका चावल निकल गया, फिर चावल निकलने के बाद जो बच जाता है किसमें ना, लैंड में, उसको जलाना पड़ता है। क्यों, नेक्स्ट बार फिर नेक्स्ट साल के लिए प्रिपेयर करने के लिए उसको उखाड़ने के लिए बहुत पैसा खर्चा होता है। क्या करते हैं फिर, तो ये जो फार्मर लोग हैं उसके ऊपर आग लगा देते हैं, तो इसको स्टबल बर्निंग बोला जाता है। तो स्टबल, इसको पराली भी बोल सकते हैं।
तो इसको रिमूविंग ऑफ मेथड ऑफ रिमूविंग पैडी क्रॉप रेसिड्यूज, जो रेसिड्यू अभी जो बोले थे जो रह जाता है उसको ज़मीन से रेडी करने के लिए नेक्स्ट बार फिर फार्म करने के लिए, तो उसको बोला जाता है क्या ना, स्टबल बर्निंग। और ये कब से कब तक किया जाता है ना, सितंबर टू नवंबर जनरली। फिर उसके बाद ये किस लिए किया जाता है कि चावल तो उग गया, फिर नेक्स्ट क्या उगाना है उसमें, रबी क्रॉप्स, चावल तो है, खरीफ क्रॉप्स हो गया, और फिर नेक्स्ट रबी क्रॉप के लिए रेडी करना है जो व्हीट मतलब गेहूँ बोने के लिए, तो इसको बोला जाता है स्टबल बर्निंग। लेकिन ये बहुत हानिकारक है क्योंकि स्टबल बर्निंग इमिट्स टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। क्या क्या ये इमिट करता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन CH4, कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इस ये क्या होता है, कार्सिनोजेनिक मतलब क्या होता है ना, कैंसर पैदा करने वाली जो सब्सटेंस है। फिर नेक्स्ट है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOC। ये वोलेटाइल मतलब क्या है ना, किसी भी स्थिति में वो रह नहीं सकता, इधर उधर भागते रहता है, इसलिए उसको कोई उसका फिक्स स्टेट नहीं रहता है, कभी गैसेस स्टे सॉलिड भी हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, तो इसलिए वो वोलेटाइल बोला जाता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO2 N2O एट्सेट्रा। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टबल बर्निंग के बाद व्हिच ऑफ द कंपाउंड्स कैन बी जनरेटेड ड्यू टू स्टबल बर्निंग। तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नेक्स्ट चलिए देखते हैं ओपेक क्या है। ओपेक क्या है, OPEC, ऑयल प्रोडक्शन इकोनॉमिक कंट्रीज जो है। ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑयल एंड पेट्रोलियम इकोनॉमिक कंट्रीज, प्रोड्यूस कंट्रीज। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड क्रिएटेड एट बागदाद कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर ना, ईरान में। किसके द्वारा, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला के द्वारा ये पहले ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था। और अभी के जो रिसेंट कंट्रीज है ओपेक के, अल्जीरिया, टोटल 13 कंट्रीज है, अल्जीरिया, अंगोलिया, इक्वेटोरियल गुनिया, गाबन, ईरान, कुवैत, इराक, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, UAE एंड वेनेजुएला। इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया, वियना। तो ये एक याद रखिएगा, ओपेक का करंट मेंबर कितने हैं ना, 13 है, और हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया, वियना में है। कौन कौन कंट्री है याद रखिएगा। एस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। नेक्स्ट चलिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर मेंस एयर पिस्टल कहाँ पर अभी हो रहा है ना, इजिप्ट में, कायरो इजिप्ट में। और अभी कौन गोल्ड लिया है उसमें ना, चाइनास गाओ जिनकांग, और इंडिया का जो सिल्वर मेडलिस्ट है सागर डांगी। तो याद रखिएगा, इनका नाम भी पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स में। फिर नेक्स्ट, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि कुछ टॉपिक को हम ऐसे ईयरमार्क कर देते हैं ताकि इसका स्पेशलाइज वीडियो हम बना सके। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्यों दिया हुआ है, और इसके ऊपर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो पढ़ दिया तो बस हो गया, बट ये वीडियो आपका एक रिवाइज की तरह काम करता है। बाकी नेक्स्ट आपको कोई चीज़ डाउट होता है आप डायरेक्ट गूगल भी कर सकते हैं। बाकी अगर गूगल इतना नहीं करना है तो भी आप हमारा ये जो टॉपिक मैं अभी नीचे दिया हूँ, डेली देता हूँ जो भी टॉपिक, ये टॉपिक का स्पेशलाइज वीडियो आएगा हमारे चैनल में। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अगर ये कोई एग्ज़ाम के लिए आप लेट CGL के लिए, CPO के लिए या UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर प्लिंथ लेवल पर, नीचे लेवल से अगर प्रिपेयर करना है तो आप ये हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें जो भी टॉपिक डे बाय डे आ रहा है, इसका डेली करंट अफेयर्स या स्पेशलाइज्ड एडिशंस या इसका जो क्वेश्चन आंसर पैटर्न का है, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। डिटेल्स 1 by 1 पढ़िएगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और बुक या ऐसे कुछ फॉलो करना पड़ेगा। जो भी GS का, बाकी मैथ रीजनिंग वो तो अलग है। बाकी आपका स्पेशलाइज्ड टॉपिक जो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी आ रहा है वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो हम अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो सब
स्पेशलाइज वीडियो ये एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूजीसी एक्ट, सीबीआई एंड ईडी, हंगर इंडेक्स, इंडिया एंड आईसीसी क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, इंडियन कॉफ़ी इंडस्ट्री, इसके बारे में हम डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। ये सब चीज़ के ऊपर आप थोड़ा रिवाइज भी करिएगा क्योंकि ये करंट टॉपिक्स है, इसके ऊपर बहुत सारा रिसेंटली डेवलपमेंट चल रहा है। और आज का जो डे है 22 अक्टूबर, ये नेशनल नॉट डे, नॉट मतलब क्या होता है, बेर, नेशनल नॉट डे के ऊपर तौर पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। एक्चुअली थोड़ा हिंदी में अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा तो मैं इंग्लिश में भी डायरेक्टली बोल सकता, तो जानबूझ के इसको हिंदी और इंग्लिश डुअल बनाया जाता है ताकि हिंदी भाषी वालों के लिए भी थोड़ा इजी रह जाए, और जो इंग्लिश समझते हैं उनके लिए तो इजी रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका पूरा डिटेल्स वीडियो जो है इंग्लिश में बनाया गया है। और बाकी कोई चीज़ का डाउट हो या कोई चीज़ गलत हो लग रहा होगा तो आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको डे बाय डे डेवलप करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, प्लीज़ उसको वॉच करिए पूरा कम्प्लीटली और सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट्स शेयर करना जरूर भूलिएगा मत। थैंक्स फॉर, गुड नाइट।